संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। लबों पे तेरा फिर भी नाम आ रहा है, कहीं राज को भुलाया न जाए। मोहब्बत में तेरा प्याम आ रहा है, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और सार संग्रह का सेशन को लेकर फिर से हम आपके साथ उपस्थित हैं आपके सामने। और हम तो हर वीडियो में बताते ही हैं कि कितना इफ़ेक्टिव है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सार संग्रह का सेशन। और हमेशा याद रखें, कभी भी निराश नहीं होइए, क्योंकि जो आपका है वो आपका रहेगा, और जो आपका नहीं है उसको आप कितना भी पिंजरा में बंद कर दीजिए, वो आपका कभी नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखें। तो संतोष करना सीखें, पेशेंस रखें, किसी भी चीज़ पर लट्ठो नहीं होइए। हमारे बिहारी कहावत में एक है, एक बड़ा अच्छा लोग बोलता है लट्ठो। लट्ठो का मतलब कि साफ एकदम भिड़ जाना, उस पर एकदम मगन रहना उसके बारे में। ऐसा नहीं, क्योंकि यह दुनिया फरेबी है, झूठा है, और आपको कोशिश करेगा कि किसी भी तरह उसको आपसे लगाव सिर्फ उतना ही देर के लिए है जब आपके पास कुछ है। उसके बाद सारा दुनिया बदल जाता है, सब कुछ पलट जाता है, लोग को सारा संसार, सारा दुनिया दिखाई देने लगता है। तो एक नज़र अपने माता पिता पर भी डाल लें, जिन्होंने 9 महीने अपने खून से आपको तैयार किया है, और आप इस धरती पे खड़े हैं, इस धरती पे चल रहे हैं। चाहे आप लड़कीबाजी कर रहे हैं, चाहे लड़काबाजी कर रहे हैं, मोबाइल से बतिया रहे हैं, अपने माता पिता को बहुत कम समय देते होंगे आपको तो आप इग्नोर करते होइएगा। लेकिन ज़रा ये भी देखिए कि वैसा माता पिता का प्यार होता है जिसका कोई मोल ही नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चुका सकता है, यह मेरा गारंटी है। बिना एकदम इस तरह का उनका प्यार है कि जिसका कोई मोल नहीं है। लेकिन वही अगर आप किसी और से दिल लगाते हैं, आप किसी और के बारे में सोचते रहते हैं, पागल बने रहते हैं, लेकिन अंततः असफलता ही आपके हाथ लगेगा। वो इंसान कभी आपका साथ नहीं देगा। वो हमेशा सुपीरियर ही ढूंढता है, और सुपर से अच्छा वाला ही ढूंढता है कि इससे भी अच्छा मिल जाए। इस दुनिया में इंसानियत है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंसानियत चला गया है, लेकिन वह इंसानियत बहुत कम लोगों के पास है। जो आपको बहुत घूमिएगा तो आपको 1-8% नज़र आएंगे। ऐसा नहीं कि इंसानियत चला गया है, लेकिन आजकल के लोग बहुत फरेबी है, बहुत झूठ बोलते हैं। तो उन लोगों के चक्कर में ना पड़े, अपने माता पिता की सपना को लिए सब कुछ लगा दे, सब कुछ न्यौछावर कर दे। पता है, आपके सपना के लिए आपके जो माता पिता है वो अपना जवानी खो देते हैं, अपना पहनावा और रहवा का तरीका खो देते हैं, अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं कि अब जो कुछ है अब मेरा बच्चा करेगा, हमारी बेटी हमारे बेटा के लिए है, अब हमको कुछ ऐश मौज नहीं करना है। मतलब कि अजीब लाइफ होता है एक फादर, एक पेरेंट्स का। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना पेरेंट्स का भी लाइफ सिक्योर करें और उनको भी कुछ दें, तो लग जाइए अभी से, बिना समय गंवाए हुए, और तैयार रहे एकदम अपने माता पिता को सपना को साकार करने के लिए। क्लियर? चिल्लर चोरी करने से अच्छा है कि डकैत बन जाइए, चोर बनने से अच्छा है कि डकैती कीजिए, लेकिन चोर नहीं। ठीक है? तो इसी के लिए हमेशा याद रखेंगे कि कुछ भी हासिल करें इस रूप में सोचें। देखिए, बहुत लोग सोचता है कि हम क्या करें भाई, समझ में नहीं आता है। अगर आप किसी की पत्नी है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो आप यह सोचिए ना कि हमारे टोला में, मोहल्ला में जो है ना, आपका मोहल्ला में देखिए कि भाई कौन आदमी है जो किस किस पद पर है। लेकिन आपको उस पूरा टोला में, पूरा गांव में अगर आपको बेहतर काम करना है, तो आप वैसा काम को चुनिएगा कि हमको ये करेंगे, क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो समाज में हमारा सबसे नाम ऊपर रहेगा। तो आप कर सकते हो भाई, हर स्टूडेंट कर सकता है अगर आपके पास वो जुनूनियत हो। कुछ भारी नहीं है दुनिया में, सबको एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आप करिएगा तब ना। 2 दिन कीजिएगा, फिर 5 दिन लहरिया लेखन बउआइएगा इन्हें उन्हें।
लड़कीबाजी कीजिएगा, लड़काबाजी कीजिएगा, फ़ोन से 20-20 घंटा लगल रहिएगा, टेंशन में मरिएगा। अरे वो सब बकवास है भाई, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, जो भी लोग सुन रहा है उसको समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आता है। खैर हम क्या बताएं आप लोगों को, चलिए प्रारंभ करते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। जब चोट लगी ना तब ध्यान लगेगा आप लोगों की, हाँ क्या कहे थे। ठीक है, चलिए सार संग्रह का प्रारंभ करते हैं। इतिहास का क्वेश्चन, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला प्रश्न है, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? दारा शिकोह। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला वह शासक था दारा शिकोह। दूसरा प्रश्न है, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें अभिलेख से। फिर से अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो वह 13वां अभिलेख है। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने। बहुत बार पूछा गया है, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो वह सेल्यूकस निकेटर ने। चौथा प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो की खुदाई, एक एक प्रश्न भाई लोग इंपॉर्टेंट है, छोड़वा तो समझ लेना, छोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। साफ मत छोड़ दो, एकदम रट जाना है, एकदम चाट जाना है, चाहे कहीं से क्वेश्चन आए चाट जाना है, ताकि हमारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। चौथा प्रश्न फिर से, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर हुआ था। पांचवा प्रश्न, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान के। सम्राट कनिष्क जो थे वो था ना, महायान था उसका था। ठीक है, तो सम्राट कनिष्क जो है किस धर्म के अनुयायी थे? तो वह हीनयान और महायान जो था, तो उसी में से महायान के ये अनुयायी थे। छठवां प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का था? तो रुद्रदामन का। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का था? तो रुद्रदामन का था। क्लियर। सातवां प्रश्न, पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? जौनपुर का। पूर्व का सिराज किसको कहते हैं? जौनपुर का। पूर्व का सिराज जौनपुर को। आठवां प्रश्न, किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव थे? कपालिकों के। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव थे? वह थे कपालिकों के। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव थे? कपालिकों के। नौवां प्रश्न, किस विधेयक को गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। एक चीज़ और भाई लोग हम कह दें, बहुत लोग सोचते हैं कि ससुरा याद नहीं हो रहा है, अरे कतेक पढ़े साला, वो पढ़ते हैं यादवे नहीं होता है। अरे तो हम फार्मूला बताए थे ना आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में। देखो कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन को 3 बार खाली पढ़ के निकल लो आगे, उसका आगे घुस को एकदम पीछे वाला को भूलते रहो। हम अरे भूलेंगे नहीं तो पगलाइए जाएंगे, हम भूलेंगे तब ना नया चीज़ दिमाग में स्टोर होगा। हाँ, लेकिन अभ्यास करने से जितना भी चीज़ आप याद किए ना, जो भी आपको भूला बिसरा है, वो सब आपके दिमाग में ऐड हो जाएगा, है कि आपको आदत हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को 3 बार पढ़िए, निकलिए आगे, यही है। आपको क्वेश्चन बनेगा जब आप अभी आपको लगेगा दूर अतिक क्वेश्चन बताए हैं, दरोगा अड्डे वाले इतना क्वेश्चन बता दिए, लेकिन ससुरा दिमाग में एको क्वेश्चन नहीं रहा। अरे भाई जब परीक्षा में बैठोगे ना, चाहे सेट मारो ना घरे, तो था लग जाएगा कि क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं। हम भी जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दिए, एंशिएंट खत्म कर दिए, मेडाइवल खत्म है, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब तो खत्म कर दिए भाई, यादवा कुछ नहीं आ रहा है। यादवा कब आता है? जब परीक्षा में बैठिएगा तब, जब आप हम सेट मारते हैं तब धनाधन बनता है। इस चीज़ को याद रखिए। चलिए बहुत समझा दिए। 9वां प्रश्न, किस विधेयक को गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा जाता है? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। किस विधेयक को गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा जाता है? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। 10वां प्रश्न, कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वह था ललितादित्य मुक्तापिंड। कश्मीर स्थित मार्तंड जो मंदिर था उसका निर्माण कराए थे वो ललितादित्य मुक्तापीड ने। अब आते हैं पॉलिटी में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु सांड है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशु दिखाई देता है, जिसमें सिंह है, हाथी है, घोड़ा है और सांड है। सिंह याद रखिए, सिंह, हाथी, घोड़ा और सांड। 12वां प्रश्न, सांड मतलब गाय का हस्बैंड। चलिए 12वां प्रश्न, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस समाजी दल की स्थापना किसने किया था? आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने।
कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना करते हैं आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण। सुन लीजिए, कांग्रेस समाजवादी दल पूछ रहे हैं हम, तो आचार्य थे नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। 13वां प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, गांधीवाद जिंदा रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में दादा भाई नौरोजी जो थे वह कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, वो हमेशा जीवित रहेगा? तो वह कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 14वां प्रश्न, भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए, यह नारा आर्य समाज ने दिया था, भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज। 15वां, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाली क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर था रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस। 16वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए, समझ गए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 17वां प्रश्न पर आते हैं, जो कि अब आ गया आपका ये पॉलिटी आ गया, ठीक है। उस समय वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये स्वतंत्रता संग्राम था। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। बिल्कुल सही थे, जब निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। 18वां प्रश्न, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए उम्र है 35 साल। राष्ट्रपति बनिएगा तो 35 साल होना चाहिए। 19वां प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति को यह अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि तुम लोकसभा को तुम भंग कर सकते हो। क्लियर। 20वां, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? तो चुनाव आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा करता है चुनाव आयोग। क्लियर। 21वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन 1950 में। 22वां प्रश्न, संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। जो संघ का जो सेंट्रल जो मंत्री परिषद है वो उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। अब आइए, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उसी को देगा। अब भूगोल में आइए, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। अलेप्पी बंदरगाह, अलेप्पी जो बंदरगाह है वो आपसे हम कह दें कि किस राज्य में है? तो वो केरल में है। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पर है? वह केरल में है। चलिए, अलेप्पी बंदरगाह केरल। 26 प्रश्न, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जिनेवा में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा। विश्व मौसम संगठन मुख्यालय जिनेवा। 27 नंबर, एनु किस देश का निवास करने वाली आदिम जाति है? तो जापान की। एनु जो है किस देश की आदिम जाति है? समझ ली, एनु जो है किस देश की आदिम जाति है? तो जापान की। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? वह जापान की। विश्व का सबसे गहरा गर्त अगर बात करें मेरियाना, तो फिलीपींस में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना कहाँ है? तो फिलीपींस में। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना है, याद रखेंगे, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना है, जो कि फिलीपींस में है। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। अरे भाई देखो, यहाँ इराक का हम पूछ रहे हैं पुराना नाम, मेसोपोटामिया है, याद रखो। 30 नंबर, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? वह नॉर्वे है। इसको हम नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहते हैं, नॉर्वे को। 31 नंबर में आते हैं, भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? वह नीलगिरी है। भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की बात करें, वह नीलगिरी है। 32 नंबर, बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है तथा भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। देखिए, बोकारो वाला झारखंड में, दुगो है, बोकारो और भिलाई स्टील प्लांट कह रहे थे। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में और भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में। बोकारो झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़। इकोनॉमिक्स में आते हैं 33 नंबर, कहता है कि कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची के
सूची में शामिल है तो राज्य सूची में। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची में शामिल है तो राज्य सूची में। 34 नंबर, बगलिहार योजना भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। बगलिहार योजना जम्मू कश्मीर, बगलिहार योजना जम्मू कश्मीर, बगलिहार योजना जम्मू कश्मीर। चलिए 37वां प्रश्न पर आते हैं। एपीएमसी अधिनियम का पूरा नाम? एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। सुन लीजिए, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। 37 नंबर हो गया। 41 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है? भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष की निधियों से। ठीक है, ये तो उस समय की बात है, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फिर पढ़ लें। सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीयन किस प्रकार किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष के द्वारा। अब ये साइंस में, जड़त्व किस वस्तु का गुण होता है? तो सभी वस्तुओं का। जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो सभी वस्तुओं का। जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो सभी वस्तुओं का। संवेग में परिवर्तन की दर को आरोपित बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो आरोपित बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो आरोपित बल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो वह है 1.6 गुना 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। 46 नंबर, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। 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 47 नंबर, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो मधुमेह, सब लोग जानते हैं, डायबिटीज। 48 नंबर, प्राकृतिक चयन या वरण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। प्राकृतिक चरण या वरण का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, ये तो सबको पता है। प्राकृतिक चरण या वरण का सिद्धांत डार्विन दिया। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? धनबाद में। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? धनबाद में। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? धनबाद में। सेंट्रल माइनिंग क्लियर हो गया। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ है? तो लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ है? लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ है? वो लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी लखनऊ में है। 51 नंबर, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? वह जर्मेनियम है। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? वह है जर्मेनियम। इसको याद रखेंगे हम हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल कूद में लगभग क्वेश्चन इसमें हमको लगता है। चलिए, कौन सा खेल, 54 नंबर देखेंगे, कौन सा खेल है जो संकेत पर खेला जाता है? चेस, माने क्यूइंग। तो संकेत पर खेला जाता है, वह है चेस। ठीक है। किस खेल में, 55 नंबर, किस खेल में भाग लेने वाले पुमिलिस्ट कहलाते हैं? तो बॉक्सिंग। तो किस खेल में भाग लेने वाले को पुमिलिस्ट कहते हैं? पुमिलिस्ट तो बॉक्सिंग। पुमिलिस्ट कौन? बॉक्सिंग। जूलू क्रिकेटर का नाम से जाना जाता है लॉन्स क्लूजनर। ठीक है। देखिए, वॉलीबॉल के मैदान का आकार क्या होता है? तो आयताकार होता है। वॉलीबॉल जब खेलते हैं तो आयताकार होता है, ये तो क्लियर है। 60 फुट 20 फुट लंबाई 60 फुट चौड़ाई 20 फुट। क्लियर। वॉलीबॉल की हम बता दें आपको मैदान की आकार, तो एक तो आयताकार होता है, 60 फुट लंबाई और 20 फुट चौड़ाई। क्लियर। 58 नंबर, ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप का प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का। ओलंपिक खेल के झंडा, जब ओलंपिक खेल जब होता है उसमें झंडा, तरह तरह के देशों का झंडा रहता है। तो हरियरका जो होता है, हरा वृत्त, हरियरका रिंग, वो होता है ऑस्ट्रेलिया का। क्लियर। चलिए, तो हरियरका वृत्त कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब आते हैं हम मिसलेनियस में। फ्यूहरर हिटलर के नाम से जानते हैं। क्लियर है, 10वां में पढ़े हुए थे हम भी, फ्यूहरर हिटलर के लिए। अच्छा, 61 नंबर, तीजन बाई किस लोक नृत्य के कलाकार हैं? पंडवानी। तीजन बाई की बात कर लेगा अगर तो वो पंडवानी की है। क्लियर। तीजन बाई किस लोक नृत्य की कलाकार है? पंडवानी की है। चलिए, टिहरी बांध कहाँ है? तो भिलांगना और भागीरथी नदी पर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध भिलांगना और भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भिलांगना और भागीरथी नदी पर।
देखिए नदी सुन के ना, अभी गर्मी का मौसम है, बड़ी मज़ा। हम लोग स्कूल पहले जाते थे, स्कूल जाते थे, जैसे ही टिफिन होता था तब बस्ता को खिड़की में फेंक देते थे बाहर। एगो लड़का को फिट के ले रहते थे, तो 5 मिनट मांग के जाता था कि जाओ मैडम से 5 मिनट मांग के, चाहे सर से, जाओ तो बाहर खड़ा रहना, बस्ता तोरो बस्ता बिक देंगे, हाँ अपनो बस्ता बिक देंगे। तो यही होता था, उसका भी बस्ता फेंक देते थे, हम अपना भी बस्ता फेंक देते थे। उसके बाद हम लोग चले जाते, बगल में हमारे गाँव में नहर है, नहर में नहाने के लिए चले जाते थे। वहाँ से खूब नहा वहाँ के आते थे, पूरा एकदम ठंडा ठंडा पानी रहता था। लेकिन जैसे ही पानियावा के भीतर ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते थे देह एकदम चरचराने लगता था, एकदम खुजलाने लगता था पूरा। मतलब कि नहर का पानी, नदी का पानी और नहर का पानी में काफ़ी अंतर होता है ना। तो उसमें नहर में तो सब गाय भैंसी सब नहावित रहता है, उधर मार सब गेंडा खींचते रहता है, तकिया का खोल, तरह तरह का गंदा कपड़ा सब खींचते रहता है सब। अब हम लोग बच्चा थे, उतना दिमाग नहीं था, निकलते थे देह एकदम नोच, एकदम खजुआने लगता था। उसके बाद क्या करें, फिर ठंडा में कहीं बैठते थे, फिर मन शांत होता था, लेकिन सारा देह सूख जाता था। घरे जाते थे तो यो पकड़ा जाते थे, सोचिए कैसे पकड़ाते थे। सारा पैंट सूख गया, कपड़ा सूख गया, गंजी सूख गया, सब कुछ सूख जाता था, लेकिन फिर भी धरा जाते थे। केस बाल भी सूख जाता था। पता है कैसे धराते थे? मम्मी हमारा बड़ा तेज थी, वो कहती थी हेने आओ, तो हम कहते कि नहा के हम थोड़े आए हैं। तो ठीक है, तो न नहे लेते हेने आ ना। जाते थे, बस तनका सा ने पैंटवा सरकाती थी, वह डड़वा धरा जाता था। डाँड़ा जो है ससुरा भिजले रहता था, ये बतवा हम रोज भूला जाते थे। डड़वा भीजल रहता था, वो धरा जाते थे, वो पिटाई होता था कस के। क्या करें, बचपन की सब कहानी सब याद आते रहता है। तो टिहरी बांध जो है भिलांगना और भागीरथी नदी पर थे। 62 नंबर देखिए, कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का एक भाग है? तो वो ग्रीनलैंड है। कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का एक भाग है? सुन लीजिए, कहता है कि कौन ऐसा देश है जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में है लेकिन वो राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है? तो ग्रीनलैंड है। 63 नंबर, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है गणपति उत्सव, वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 64 नंबर, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में ऐसा का नाम वाला सब तमिलनाडु में ही होगा, मतलब साउथ में, ठीक है। तो मीनांडकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए पढ़ाई को ना टेंशन लेके मत पढ़िए, एकदम खेलते कूदते पढ़िए। 24 घंटा आपको मिलता है, 15 से 20 मिनट का मेरा वीडियो रहता है, एकदम हंसते खेलते याद हो जाएगा। तो मीनाम्बकम बुझ गए, दक्षिण में है, वही समझिए। अन्ना फन्ना सब उधरे का रहता है, नाम सुनते हैं ना, साउथ मूवी में देखते हैं, अन्ना गुंडा रहता है। तो मीनांडकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में है। 65 नंबर, जिंदगी का कारवां किस भारतीय राजनीति की आत्मकथा है? जिंदगी का कारवां, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद वह महान क्रांतिकारी थे, इस देश के हीरो थे। जिंदगी का कारवां तो किसकी कौन ऐसे राजनीतिक है जिनका आत्मकथा है? तो चंद्रशेखर आज़ाद का है, ठीक है। जिंदगी का कारवां चंद्रशेखर आज़ाद। 66 नंबर, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वह किस राजनेता की जयंती पर जारी एक डाक टिकट पर अंकित है? तो महात्मा गांधी। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यह वाक किस राजनेता की जयंती पर जारी करने पर विशेष डाक टिकट पर अंकित है? तो महात्मा गांधी। देखिए अब क्या है, सार्स का संपूर्ण रूप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्लियर। 69 नंबर देखिए, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर का जो गोल गुंबज है किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर का गोल गुंबज किसका? मोहम्मद आदिल शाह। 70 नंबर, ट्रेडमिल स्टेट किसकी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय की। ट्रेडमिल स्टेट किसकी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय की। ट्रेडमिल टेस्ट जो है वह हृदय से संबंधित है। क्लियर। 71 नंबर, एक राष्ट्र एक नेता का नारा कौन दिया था? हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता, हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता, हिटलर कहा था। हंगरी स्टोन्स किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन्स रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं, मतलब हंगरी स्टोन्स एक किताब है जिसको लिखे कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। हंगरी स्टोन्स, ठीक है। कौन सी फसल जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है? खरीफ फसल। क्योंकि जुलाई में बोआता है, अक्टूबर में कटा जाता है, तो खरीफ फसल, समझ रहे ना। चलिए 74 नंबर,
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला है अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली महिला है अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला की बात करें वो अमृता प्रीतम है। 75 नंबर, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के.एम. मुंशी ने। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के.एम. मुंशी ने। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के.एम. मुंशी ने। 76 नंबर कहता है कि भूदान आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ किया गया? आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश सबसे पहले कहाँ हुआ था? भूदान आंदोलन तो यहाँ पे हुआ था आंध्र प्रदेश में। क्लियर। अब वन महोत्सव प्रारंभ किया था के.एम. मुंशी ने। एक बार फिर से, वन महोत्सव, आंख बंद कीजिए, वन महोत्सव के.एम. मुंशी, वन महोत्सव के.एम. मुंशी। भूदान आंदोलन किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश में। चलिए 77 नंबर, इंद्र किस आयुध यंत्र का नाम है? तो रडार का। इंद्र किस आयुध या यंत्र का नाम है? इंद्र रडार का नाम है। क्लियर। 78 नंबर देखिए, भारत की कौन सी मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है? तो पृथ्वी। भारत की वो कौन मिसाइल है जो न्यूक्लियर हथियार को ले जाने में सक्षम? पृथ्वी है। 79 में देखिए, तीसरी कसम, बाप रे, देख रहे हैं, तीसरी कसम। ये आदमी, सही बात है, कलयुग है, ये वो कसम पर थोड़ी कोई टिकता है। तीसरी कसम, साला 30 कसम होता है फिर भी नहीं टिकता है लोग। चलिए देखिए, जाने दीजिए, तीसरी कसम फिल्म किसकी लिखी कहानी पर आधारित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु पर। ठीक है, तो तीसरी कसम जो फिल्म है वह फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन पर आधारित है। तीसरी कसम याद रखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। 80 नंबर, ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा मोरारजी देसाई। ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसने लिखा है? तो मोरारजी देसाई ने। ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा लिखे हैं मोरारजी देसाई। ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ मोरारजी देसाई। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु। 81 नंबर प्रश्न है, तो ए स्टोरी 80 नंबर प्रश्न था। ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ की आत्मकथा मोरारजी देसाई है। तीसरी कलम वाला बात बता दिए, किसके नाम पर लिखा गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। ठीक है, उनके लाइफ पर लिखा गया है, कहानी है। अब 81 नंबर है कि टेलीफोन बूथ पर लिखे STD से क्या अभिप्राय है? तो सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग। अब चलिए 83 नंबर प्रश्न है कि किस रियासत को भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुलिस कार्रवाई, लाठी पुलिस के दम पर जो है उसको मिलाने का काम किए थे, तो हैदराबाद रियासत है, इसको याद रखेंगे। 85 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? तो पीटी उषा। गोल्डन गर्ल पीटी उषा, गोल्डन गर्ल पीटी उषा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसको देखिए, कंटिन्यू देखिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जो भी कमी बेसी है उसको बताएं हमको। धन्यवाद।